नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। हम अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं। अल्केन को हमने प्रिपेयर कहाँ से किया है, देखो पहले तो हमने प्रिपेयर किया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दूसरा हमने प्रिपेयर किया अल्काइल हैलाइड से, तीसरा हम अब प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसमें दो मेथड थी, एक अल्कीन दूसरा अल्काइन। इसमें दो मेथड थी, एक ZN HCl और कौन सी, वुड सिंथेसिस। इसमें दो है, डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, और एक है ये कौन सी, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो अब हम ये कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ने जा रहे हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, राइट। चलो, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में आगे चलेंगे हम। सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पानी में डालना है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है ये भी बाद में देखेंगे, बस इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो तुमको अल्केन मिलेगा, दिस इज योर अल्केन। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब हम बार बार रिएक्शन की वर्डिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया है। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड 2 मार्क के लिए, तो तुमको सबसे पहले वर्डिंग लिखनी है और बाद में रिएक्शन। वर्डिंग क्या होगी, व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन वाटर, या फिर इज रिएक्टेड विथ वाटर, देन वी गेट अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे लिखना है। ये लिखने के बाद उसकी जनरल रिएक्शन ये लिख देनी है। ये 2 मार्क के लिए हो गया, बस इतना ही। अब मैं बताता हूं कि ये कैसे आ रहा है, ये 2 अल्केन कहां से आ गए, मतलब RR ग्रुप कैसे आ गए। तो एटम का बैलेंस करके बताता हूं किधर से क्या क्या आया। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं अभी मैं, बस एटम का बैलेंस। तो ये RCON, इनको 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये 2 है, RCOONA, RCOONA। फिर वाटर भी 2 बार है, वाटर को HOH लिखेंगे हम, HOH। तो देखो ये कैसे हो रहा है। तो कौन कौन किसके साथ गया देखो जरा, ये 2 R, तो RR बन गए। ये तो बहुत ही सिंपल है। उसके बाद ये देखो, ये CO2 है और ये एक CO2, ऐसे 2 CO2 मिल गए हमको यहाँ पे, तो 2 CO2 है। ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन, तो इनसे 2 हाइड्रोजन बन गए, सॉरी 1 हाइड्रोजन बन गया, 2 हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन एटम का 1 H2 मॉलिक्यूल। और ये देखो, यहाँ पे एक NaOH और ये दूसरा NaOH, तो ये आपके 2 NaOH। तो ये हो गया आपकी ओवरऑल रिएक्शन किस तरीके से बनी, कहाँ से कौन से एटम। मैंने एटम को बस बैलेंस करके बताया, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इस रिएक्शन में हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो है अल्केन, और वो भी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला अल्केन है। लेकिन यहां याद रखना है, यहां पे अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो यहाँ पे 2n नंबर नहीं है, 2n नहीं है जो कि वुड सिंथेसिस में था। यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, ये कार्बन एक निकल जा रहा है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे, मतलब पहले एक कार्बन निकलेगा यानी n-1 हो रहा है, n-1 होने के बाद ये बचेगा, तो इसका ट्वाइस हो रहा है, तो n-1 का ट्वाइस। चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। ये देखो, यहां पे ये आपका R ग्रुप है, तो ये CH3 और CH3 मतलब इथेन बनेगा, ये R है, और बाकी के प्रोडक्ट तो है ही 2CO2, मतलब इसका ये कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद ऐसा बन रहा है। मैकेनिज्म आगे देखेंगे हम, पहले मैं इलस्ट्रेशन बता रहा हूं। प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस 2 NaOH,
अब देखो यहां पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, यहां पे 2 कैसे आ गई, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये 2 की वैल्यू हो गई n, तो यहां पे n-1 यानी 2-1 और इसका 2 टाइम्स, तो ये भी तो 2 ही आता है, राइट। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे ये वाला, इससे और समझेगा। चलो ये देखो इधर, यहां पे है तुम्हारा ये जो दिख रहा है, ये यहां से यहां तक आ रहा है, याद रहे यहां से यहां तक नहीं, बस 2 कार्बन वाला आर है, क्योंकि हमारा क्या है RCOO यानी अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो सभी के, मतलब ये n का मतलब है उसमें ये भी आ गया और ये भी, n मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो तुम देखोगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3, इसके R वाले 2 और ये। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये पार्ट एक दूसरे के साथ C2H5 C2H5, ये कुछ नहीं है एक्चुअली, ये C4H10 है, C4H10 यानी ये ब्यूटेन है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से आते हैं 2 × n-1, देखो बिल्कुल सही है, इसकी वैल्यू आती है 4, तो बिल्कुल 4 कार्बन आ गए, राइट। ट्वाइस हो, कार्बन की संख्या ट्वाइस नहीं हो रही है, पहले एक से कम हो रही है फिर ट्वाइस हो रही है, तो n-1 की ट्वाइस है। ये फिर आगे तो फिर 2CO2 H2 NaOH ये तो रहेगा ही, तो इसको याद रखना। मतलब अगर तुमको बोला जाए इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम, और ये 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। तो फॉर्म हो रहा है ब्यूटेन। और अगर आपको डायरेक्टली बोला जाए, और याद रखना है वाटर के 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं, CO2 के 2 मॉलिक्यूल पैदा हो रहे हैं, हाइड्रोजन का बस एक ही मॉलिक्यूल पैदा हो रहा है, याद रहे इस, मतलब स्टोइकियोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और NaOH के 2, मतलब सभी के 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन एक अकेला हाइड्रोजन है जिसका एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। मैकेनिज्म तो बाद में देखेंगे ही हम कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मान लो इफ यू टेक क्या, सोडियम प्रोपेनोएट या ब्यूटेनोएट, इसका अगर कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या पैदा होगा, तो ब्यूटेनोएट है यानी n=4 है, तो इधर क्या होगा 2 × n-1 यानी 2 × 4-1 2 × 3 6, तो 6 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो इसको बोलेंगे हम हेक्सेन, यहाँ पे हेक्सेन प्रोड्यूस होगा, राइट। ऐसे करना है। उल्टा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भाई टू प्रोड्यूस ऑक्टेन व्हाट विल यू यूज, ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब यहां पे वैल्यू कार्बन की, मतलब ये जो वैल्यू है ऑक्टेन में 8 नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये जो वैल्यू है n की नहीं, ये किसकी वैल्यू है 2 × n-1 की है, तो इधर कौन आएगा ये हमको प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो 2 × n-1 की वैल्यू 8 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको हाफ करना है और एक कार्बन को कम करना है, और यहां पे ये कार्बन की संख्या दी है तो इसको एक कार्बन कम करना है और ट्वाइस कर देना है, बस उल्टा ही है। तो यहां से अगर देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी n-1 = 4, सो n = 5, तो इधर 5 कार्बन वाला यानी सोडियम पेंटेनोएट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोडियम पेंटेनोएट इस्तेमाल करने के बाद ऑक्टेन प्रोड्यूस होगा, ये चीजें याद रखनी है। यहां पे क्या चीजें याद रखनी है, इज इन दिस मेथड मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्यों, क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन ही ऐसा होता है RR, सो कम से कम यहां एक कार्बन और यहां एक कार्बन, मतलब कम से कम इथेन प्रोड्यूस होगा, इथेन के आगे ही प्रोड्यूस होगा, मीथेन कैन नॉट बी प्रोड्यूस। वैसे ये मीथेन वुड सिंथेसिस में भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रोडक्शन ही RR ऐसा हो रहा है, राइट। हाँ अगर RH होता तो मीथेन प्रोड्यूस हो सकता था, जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन में हो रहा है, इसमें नहीं होता मीथेन, इसमें मतलब कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस और वुड सिंथेसिस इन दोनों में हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बिकॉज मिथाइल रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म इथेन एंड नॉट मीथेन। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं बहुत ही आराम से। मैकेनिज्म देखने से पहले इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ये देखना है।
हमको 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल के एक चैप्टर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस है हमको। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइसिस? ये बेसिकली किसी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करवाना होता है। मतलब मान लो ऐसी कोई रिएक्शन है, Na+ है और ये Cl-, मतलब NaCl है तुम्हारे पास, तो ये तो अपने आप ऐसे Na और Cl में डिफरेंशिएट नहीं होते, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसको करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी, उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये Na और Cl अलग अलग हो जाएगा। वैसे ही वाटर, ये भी वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। बेसिकली इसके प्रोडक्ट ये Cl2 होता है, यहाँ पे O2 H2 बैलेंस अगर किया जाए तो ये हाफ O2 बोलेंगे हम इसको। 10th क्लास में तुम कैसा बैलेंस करते थे? ऐसा हाफ नहीं लेते थे, डायरेक्टली कैसा करते थे, इसको पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते थे और 2H2O H2 प्लस O2 ऐसा। लेकिन ये भी एक तरीका होता है, ये भी रिएक्शन सही है, ये भी रिएक्शन सही है, समझे? हाफ मतलब फ्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब देखो, तो ये वाटर ऐसे खड़े खड़े ही H2 और O2 में बदलता नहीं, लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तो ये काम हो जाता है। तो ये कैसे होता है? मान लो ऐसे तुम्हारे पास कोई सेल है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। मान लो इसमें वाटर की रिएक्शन, मतलब ये जो वाटर वाली रिएक्शन है H2O, इसको H2 और O2 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे वाटर लो। मान लो उसकी जगह पर NaCl को करना है, तो वाटर में NaCl को डाल दो। तो मान लो हमने NaCl डाल दिया, मान लो ये वाली रिएक्शन करनी है हमको, Na और ये Cl2। तो ये पानी के अंदर जैसे ही NaCl को डालोगे तो ये इसका कैटायन और एनायन है, तो पानी में डालने के बाद ये डिसोसिएट हो जाते हैं, तो Na+ और Cl- अलग हो जाएंगे। और इसके अंदर 2 रॉड होते हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोड्स। और इनको इधर से एक बैटरी कनेक्टेड होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो ये बन जाएगा आपका, जहां पे पॉजिटिव चिपका है वो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। और जैसे ही यहाँ पे एक स्विच भी रहता है, मैंने निकाला नहीं, ये स्विच ऑन जैसे ही तुम करते हो तो इसमें करंट बहने लगता है, और ये पॉजिटिव की तरफ ये निगेटिव वाला अट्रैक्ट होता है, और निगेटिव की तरफ ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे आता है। और यहाँ पर आने के बाद ये निगेटिव वाला इधर इलेक्ट्रॉन छोड़ता है खुद के, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं। इस तरीके से रिएक्शन होती है एनोड पर। अब ये है आपका एनायन और ये है आपका कैटायन। तो एनायन जिसकी तरफ गया इसको एनोड बोलते हैं, उस रॉड को बोलते हैं एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनायन जिसकी तरफ जाता है उसको एनोड बोलते हैं, कैटायन जिसकी तरफ जाता है इसको कैथोड बोलते हैं। यानी कैथोड इज निगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा होता है, राइट? कैटायन भले ही पॉजिटिव है लेकिन कैथोड निगेटिव है, याद रहे, राइट? ये मोटा मोटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहती है। इसके अंदर ये जो पानी भरा है या फिर कोई सॉल्यूशन है, पानी के अंदर नमक भी डाला है NaCl, तो उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो यही इलेक्ट्रोलाइसिस हमको अभी इसके साथ करना है, RCOO यानी। ये कैसे होता है देखेंगे, मतलब मैकेनिज्म ऑफ, वी आर नाउ watching the first mechanism of chemistry in 11th and 12th class, that is mechanism of Kolbe's electrolysis. Kolbe's electrolysis। सबसे पहले तो तुमको याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इस सेल के अंदर हो रहा है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, मतलब पानी, और उसके अंदर RCOO यानी इसको डाला जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। किसी भी साल्ट को अगर तुम पानी में डालोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये डिसोसिएट होके RCOO माइनस और यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर रहते हैं 2 रॉड जिनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, इनको बैटरी, फिर ये स्विच रहेगा, राइट? अब जैसे ही ये बैटरी को यहाँ पे चिपकाया जाता है और ये स्विच को ऑन किया जाता है,
वैसे ही इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। और ये निगेटिव आयन जो कि एनायन है इसकी तरफ आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब ये जिसकी तरफ जाता है इसको एनोड कहा जाता है, और ये पॉजिटिव आयन इसकी तरफ जाता है, जिसकी तरफ ये जाता है इसको कैथोड कहा जाता है। कैटायन जिसकी तरफ गया उसको कैथोड कहा हमने। ये होता है। अब एक एक देखेंगे। सबसे पहले ये एनायन, मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन या फिर अल्केनोएट आयन एनोड की तरफ गया, तो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है पहले वो देखेंगे हम। नाउ अब देखेंगे हम पहले एनोड पे क्या होता है। सो एट एनोड, एनोड पे कौन जा रहा है? एनायन जा रहा है। कौन है एनायन? ये वाला आर सी डबल बॉन्ड ओ। हाँ, आर की जगह पर हम अभी मिथाइल यूज करेंगे, मतलब पर्टिकुलर एग्जांपल ही करके देखेंगे। आर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बात नहीं। यह है आपका कार्बोक्सिलेट आयन या फिर अल्केनोएट आयन या फिर पर्टिकुलरली इथेनोएट आयन। दिस इज योर इथेनोएट आयन, इथेनोएट आयन। याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने देखा है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो बहुत ही काम की चीजें हैं। अगर चाहिए तो आप ये लिख के ले सकते हो। देखो ऑक्सीडेशन यानी एक तो बहुत ही इजी गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर में बहुत डिटेल में इसको देखा गया है, राइट। गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके उल्टा इधर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, तो इसके उल्टा इधर क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर। ऑक्सीडेशन की चौथी डेफिनेशन है इंक्रीज ऑफ चार्ज, इंक्रीज ऑफ चार्ज जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे डिक्रीज ऑफ चार्ज। ये वाली और ये वाली डेफिनेशन वन एंड द सेम ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब हम गेन करते हैं तो चार्ज डिक्रीज ही होता है। चार्ज को ज्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में अगर बोला जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। चलो आगे चलेंगे, इसको नोट कर लो। हम एनोड पर थे, एनोड पर ये इथेनोएट आयन है, सोडियम इथेनोएट बेसिकली, नहीं सिर्फ इथेनोएट क्योंकि सोडियम तो चला गया, ये आ गया एनोड पर। अब ये करेगा लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मतलब देखो इसके ऊपर कैसे है इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का मतलब क्या होता है मैंने बाकी का तो नहीं लेकिन ऑक्सीजन का बताऊंगा। 1 2 3 4 5 और 6, और ये मतलब माइनस चार्ज है। ये जो जिसके ऊपर ये माइनस चार्ज निकाला है ना, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक खुद का है एक दूसरे का है, और जो दूसरे का है उसकी वजह से उसके ऊपर माइनस चार्ज आया, ये ऐसा दिखाया जाता है। ये जो आपका ये RCO माइनस है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ऐसे हो गया। बाकी की जगहों पर मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए। देखिए कार्बन के बाजू में तो इलेक्ट्रॉन हो गए ही नहीं, क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड में चले गए। इसमें रहेंगे 1 2 3 4, और बाकी के इसके बॉन्ड में चले गए। अब ये बार बार मैं इसके ऊपर के नहीं दिखाऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बनता है, देखो मतलब इसके ऊपर जो अभी 6 इलेक्ट्रॉन है वो बन जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 5 रहेंगे। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये 1 2 3 4 5, राइट। अब देखो ये हो गई ये वाली स्टेप। अब इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इधर लिख सकते हो या फिर तुम ऐसा कर सकते हो। अब मैं इस डायग्राम को निकाल रहा हूं यहां से, तुम यहां पे ये भी कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो,
इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा इधर दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके आगे अभी इमीडिएटली एक स्टेप होने वाली है। ये जो अभी पैदा हुआ इसको बोलते हैं इथेनोएट फ्री रेडिकल, इथेनोएट फ्री रेडिकल। लेकिन एनसीईआरटी में इथेनोएट की जगह पर एसिटेट नाम का इस्तेमाल किया गया है, याद रहे, इथेनोएट या फिर एसिटेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि अब देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इधर ऑक्टेट कंप्लीट था, यहां पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन ही है, इसीलिए इसको फ्री रेडिकल कहा गया है। या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर, ये वाला अभी अनपेयर्ड है, ये देखो ये भी जोड़ी में है, ये भी जोड़ी में है, लेकिन ये अनपेयर्ड है, तो उसी को रेडिकल कहा गया है, राइट। तो रेडिकल है तो ये बिल्कुल ही स्टेबल नहीं रहता, बिल्कुल ही स्टेबल नहीं रहता। तो आगे क्या होता है इसमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करता है। कैसे लूज करता है देखो जरा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इधर वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए इधर डबल बॉन्ड हो जाता है और ये ऐसा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो देखो तुम्हारे पास बन के आता है क्या, ये CH3 डॉट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया एक, मतलब ये मिथाइल रेडिकल पैदा हो गया। प्लस अब इसको देखो, ये तो टूट गया, तो ये तो CO2 बन गया, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड आ गया ना। क्यों डबल बॉन्ड आ गया? इधर से एक इलेक्ट्रॉन, इधर से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी एक बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, सो यू विल गेट दिस COO। और यहां पे अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4, जैसे कि यहां पर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये CO2 ही तो है और ये मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल। अब इसका काम कुछ नहीं आगे। अब देखो ये ऐसी रिएक्शन हो रही है, अब इसको क्या किया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 इथेनोएट आयन, इसको आप एसिटेट आयन भी बोल सकते हो, एसिटेट आयंस, 2 एसिटेट आयन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इधर भी ये 2 पैदा होंगे, ये भी 2 और ये 2। अब ये भी तो अनस्टेबल है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये 2 CO2 तो प्रोड्यूस हो गए, अब ये अनस्टेबल है इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो एक रेडिकल, ये दूसरा रेडिकल, ये दोनों एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएंगे खुद के बीच, CH3 CH3, यानी ये R हो गया, राइट। सो ये बन गया आपका अल्केन। सो दिस इज योर अल्केन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रोड्यूस हो गया। तो एनोड के ऊपर ये सारी की सारी रिएक्शन बन हो गई है, हमारा काम हो गया। अब कैथोड के ऊपर क्या होगा, याद रहे यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था एनोड के ऊपर जो एनायन है ये इलेक्ट्रॉन देता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से इधर आते हैं और इधर ये कैटायन इसको एक्सेप्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आए और अब कैटायन को मिलेंगे। सो एट कैथोड, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। ये है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब रिमूव कर दिए गए, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, जो कि कहां पे होती है, एनोड पे होती है। अब कैथोड के ऊपर देखो, कैथोड के ऊपर कौन गया, पानी में, याद रहे हमारे पास बेसिकली RCOONA था, तो ये है एनाइन, ये है कैटाइन, तो ये गया कैथोड के ऊपर। तो जैसे ये कैथोड के ऊपर जाता है, तो अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखो कि कैथोड के ऊपर जाने के लिए कौन कौन रेडी है। यहाँ पे Na+ भी है, लेकिन ये वाटर के अंदर क्या होता है ना, ये वाटर भी, इसके अंदर H+ और OH- रहते हैं ना। ये वाटर का मतलब क्या है, H+ OH-। तो H+ भी जाना चाहता है और Na+ भी जाना चाहता है, तो इन दोनों में ये विन करता है, ये जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे। बस यहाँ पे याद रखो कि पहले जाएगा वाटर कैथोड की तरफ, ना कि ये सोडियम। तो ये वाटर गया, ये देखो HOH वाटर, और उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, एक्चुअली ये देखो कैसे होता है।
2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जाएंगे देखो, पहले 1 इलेक्ट्रॉन का देखेंगे। ये देखो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, सॉरी यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन OH की तरफ जाते हैं, तो ये तो H+ बन गया। तो इसको ये इलेक्ट्रॉन आके मिलता है, तो ये तो बस H बन गया। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गए प्लस चार्ज आया, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो वो न्यूट्रलाइज हो गया इस तरीके से, राइट। और ये तो OH- बन गया, ये OH- बन गया, हो गया। अब अगर तुम इसको 2 लगाते हो तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और ये 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन के एटम तो ऐसे रहते नहीं, वो जल्दी ही कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए 2 नीचे लगा दिया। किसी को भी नीचे नहीं लगाना है, इधर 2 लगाना है, इसका नहीं ऐसे करना है, नो नो नो, हर किसी का होता नहीं है। हाइड्रोजन 2 है तो ये 2 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर H2 का मॉलिक्यूल बनता है। ये OH2 ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं रहता, ऐसा मतलब बनता नहीं, होता है लेकिन बनता नहीं, राइट। अब देखेंगे, चलो ये हाइड्रोजन गैस जो कि हमारा प्रोडक्ट है, एक हाइड्रोजन गैस देखो CO2 2 हो गए थे, ये देखो, लेकिन हाइड्रोजन गैस का एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे, राइट। और अब ये जो OH- बचा है, याद रहे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस होने से भी पहले मैं यहां पे लिखता हूं, ये मैकेनिज्म जो है ना, पानी के अंदर जैसे ही तुम कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को डालते हो तो पहले होता यह है कि RCOO यानी डिसोसिएट होता है, RCOO यानी RCOO- और Na+ में ऐसे डिसोसिएट होता है, राइट। तो यहां पे अभी तक इसके साथ कुछ काम हुआ, पानी के साथ भी काम हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं Na+ के साथ। तो अब ये Na+ क्या करेगा, इस OH- के साथ काम करेगा, तो ये Na+ प्लस OH- इट गिव्स NaOH। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हर इसको भी 2 लगाओ, इसको भी 2 लगाओ, इसको भी 2 लगाओ, तो शुरू में भी हमको 2 ही चाहिए ना, ये भी तो हमको 2 ही चाहिए थे। चलो R की जगह पर याद रहे यहाँ पे हमने CH3 का इस्तेमाल किया है, तो इसको भी ट्वाइस करो, तो ये भी ट्वाइस, ये भी ट्वाइस। तो ये कुल मिला के रिएक्शन क्या हो गई देखो, सबसे पहले CH3CO ने इसका डिसोसिएशन हुआ, फिर ये जो एनायन है वो एनोड की तरफ गया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, CO2 को भी लूज किया, और ये जो बना CH3 वो कंबाइन होके अल्केन बनी। ये देखो यहां पे ये बने अल्केन बना। और फिर कैथोड के ऊपर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुए थे ये कैथोड की तरफ गए, और कैथोड की तरफ जाके वो वाटर को मिल गए, और वाटर में हाइड्रोजन पैदा हो गया और OH- बाजू हो गया। ये OH- और यहां पे प्रोड्यूस हुआ जो Na+ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए और NaOH बना दिया, राइट। और इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन में तुम देखोगे, ओवरऑल रिएक्शन में तुम देखोगे तो क्या बना, ओवरऑल रिएक्शन में तुम देखोगे तो क्या बना, एक तो ये बन गया NaOH, ये बन गया, उसके बाद ये बन गया। तुम बोलोगे ये भी बन गया, अरे हाँ यह बन गया लेकिन इधर कंज्यूम भी हुआ ना, तो उसको हम ब्रैकेट नहीं करेंगे, जो बन गया और कंज्यूम नहीं हुआ उसी को हम ब्रैकेट करेंगे, वही हमारे प्रोडक्ट है। ये भी बन गया, इसको भी किसी और जगह पर कंज्यूम नहीं किया गया, और क्या बना, ये बन गया, अरे नहीं लेकिन ये तो इधर कंज्यूम हो गया ना, और क्या बना, और बना ये, देखो यही तो प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्केन, हाइड्रोजन, NaOH। बाकी जो भी है जैसे कि ये बना, ये बना, ये बना, ये भी बना, ये सभी बन गए लेकिन फिर से कंज्यूम हो गए, इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है, इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। रिएक्शन के शुरू में जो होता है इसको रिएक्टेंट बोला जाता है, जो कि कंज्यूम हुए हैं, जो फाइनली प्रोड्यूस हो गए उनको प्रोडक्ट कहा जाता है, और जो बीच में बने उनको इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। तो यहां पे जो भी राउंड किए हैं वो सब इंटरमीडिएट है। तो पूरी रिएक्शन एक बार फिर से देखो,
ये है तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन, ये है तुम्हारी ओवरऑल रिएक्शन। इसमें ये जो है ये है रिएक्टेंट जो कि सिर्फ कंज्यूम हुए, कहीं पर भी प्रोड्यूस नहीं हुए, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये रॉ मटेरियल बोलते हैं इनको। ये जो है ये है प्रोडक्ट्स, ये है प्रोडक्ट्स जो कि फाइनली प्रोड्यूस हो गए और इनको कहीं पर भी कंज्यूम नहीं किया गया, ये है रिएक्टेंट। विच आर ओनली कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट विच आर ओनली प्रोड्यूस्ड, और ये जो राउंड किया है ये इनको बोला जाता है इंटरमीडिएट्स, विच आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन एज वेल एज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन ओनली। रिएक्टेंट these are only used या फिर consumed, products these are only produced, and there is another category called as intermediates. Intermediates, these are produced, first of all these are produced in the reaction, produced first and then consumed, again consumed in reaction itself, in reaction itself, इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन इंटरमीडिएट्स है, कौन कौन रिएक्टेंट है, कौन कौन प्रोडक्ट है और उनकी स्टोइकियोमेट्री क्या है। याद रहे अगर सोडियम साल्ट के 2 मोल हम कंज्यूम करते हैं तो हाइड्रोजन का 1 ही मोल प्रोड्यूस होता है, लेकिन CO2 के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। इसका प्रिपरेशन करना है यानी, हाँ, लेकिन यहां पे ये नहीं पूछा गया है कि डीकार्बोक्सिलेशन में या इलेक्ट्रोलाइसिस में। अगर डीकार्बोक्सिलेशन है तो सब पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन में अगर तुमको प्रोपेन को प्रोड्यूस करना है तो यही तुम्हारा R है, तो ये लगेगा ये प्लस NaOH और CaO। तो सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं इसको। ये H की जगह पर Na रहेगा इधर, so this is sodium salt of ब्यूटेनोइक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड बोला जाता है इसको। तो ये तो इसके लिए लगेगा, लेकिन अगर कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से, लेकिन अगर कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से इस प्रोपेन को प्रोड्यूस करना है, प्रोपेन को, तो इससे तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही प्रोड्यूस कर सकते हो। सो सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको हिट भी करना पड़ेगा इस तरीके से। सो फाइनली तुम लिख सकते हो यहाँ पे। बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, एमसीक्यू तो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉरी ब्यूटेनोइक एसिड will be needed for preparation of propane. The chemical equation is as follow. The chemical equation is as follows. और ये ऐसे नहीं लिखना है, ये गंदा बंदा, बोर्ड में बिल्कुल साफ सुथरा लिखना होता है। द केमिकल इक्वेशन इज एज फॉलो बोल के ये इक्वेशन लिखना है और इसके नीचे नाम भी लिखने हैं। दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड या फिर सोडियम ब्यूटेनोएट। फिर इसके नीचे नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके नीचे है, ओ नो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये रिएक्शन ऐसा चाहिए, ऐसा, क्योंकि इधर अगर 4 कार्बन है तो इधर 3 रहेंगे, राइट।
ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और इसके नीचे सोडियम कार्बोनेट, इसके नीचे प्रोपेन। बिल्कुल कायदे से लिखना होता है बोर्ड में, राइट। आगे देखेंगे हम समरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। समरी ऑफ प्रिपरेशन, ये देखो पहले हमने ये दो मेथड थी, प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। उसके बाद ये दो मेथड थी प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, राइट। उसमें कौन कौन है देखो, ये पहली है वुड ZnH+ और दूसरी है वुड सिंथेसिस। तीसरी ये दो मेथड है प्रिपरेशन बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके साल्ट्स, राइट। ये देखो एक है डिकार्बोक्सिलेशन और दूसरे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। हाँ यहाँ पे ये दो लगाना भूल गया मैं, राइट। यहाँ पर भी दो है, ऑफ कोर्स बैलेंस इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी समरी, अभी तक जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्केन के हुए देख लो एक बार। चलो अब आगे देखो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर, अल्केन की रिएक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। फाइंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फाइंड ABC। अब यहाँ पे जो ABC पूछा जाता है इसमें स्टोइकियोमेट्री का उतना ध्यान नहीं रखना होता है, स्टोइकियोमेट्री का टेंशन लेना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होगा भाई, चलो ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये CO2 निकल जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो क्या होगा देखो, ये तुम्हारा होगा, ये दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, राइट। डाइसाइक्लोहेक्सेन या सॉरी डाइसाइक्लोपेंटेन या फिर साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलो, इसको पेरेंट बोलो, तो साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन। और बाकी तो पता ही है तुमको, ये 2CO2, 1H2 और 2 NaOH। इसके बाद ये वाला देखो, यहां पे क्या किया है, यहां पे ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या चाहिए, तो ये तुम्हारा R की तरह काम करता है, दिस विल बी R, और इधर क्या रहेगा RCOO, यानी R तो कितने कार्बन का है तुम्हारा, 4 कार्बन का है। तो तुम्हारे पास ये 4 कार्बन वाला R यानी C4H9COO यानी सोडियम पेंटेनोएट। यहाँ पे बैलेंस का टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे 2 वाटर रहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको आप फाइंड आउट कैसे करते हो। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और तुम ट्राई करो, ये देखो जरा, हर चीज को तुमको ट्राई करना ही है, अलग अलग मेथड से इसको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या रिएजेंट इस्तेमाल किए, तो उससे हमको इनको प्रेडिक्ट करना होता है। तो पहले तो ये सोडियम और ड्राई ईथर यानी वुड सिंथेसिस है। वुड सिंथेसिस में अगर 2 कार्बन वाला प्रोड्यूस करना है तो इधर 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करना पड़ता है। वुड सिंथेसिस कैसे होता है देखो, RX 2 टाइम्स RX प्लस 2 टाइम्स Na और ये RR। तो यहाँ पे 2N है तो यहाँ पे N रहेगा हाफ, तो यहाँ पे CH3Br ऐसा कुछ रहेगा। बाय प्रोडक्ट के बारे में टेंशन नहीं लेना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बाय प्रोडक्ट आपको दिए नहीं होते या फिर देंगे यहाँ पे ऐसा कुछ NaBr बोल के, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। हमको मेन प्रोडक्ट और मेन रिएक्टेंट को ही फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर इसी इथेन को तुमको इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस करना है तो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में यहाँ पे RR प्रोड्यूस होता है और इधर क्या होना चाहिए RCOO, यानी ये R इधर रहेगा और उसको CO, यानी ये तो R है आपका, ये हो गया R, और इसको क्या लगाना है आगे COO, यानी तो सोडियम प्रोपेनोएट, उसको अगर वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो इथेन प्रोड्यूस होगा। ऑफ कोर्स बाय प्रोडक्ट रहेंगे CO2, H2, NaOH एटसेट्रा, जिनके बारे में उतना सोचा नहीं जाता या कई बार क्वेश्चन में नहीं दिए जाते। आपको याद रखना है कि मेन जिसके बारे में बात हो रही है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये D,
ये कौन सा है, ZnH+। पहले तो रिएक्शन लिखनी है। जब भी हम ZnH+ का इस्तेमाल कैसे किया है हमने, अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना। ये हाइड्रोजन कैसे पैदा होता है, जिंक जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तब तुमको RH मिलता है। तो ये जो R है बस उस R को X बनाना है, तो ये R ही तो है, ये बस इसको X लगाओ तो CCX, X की जगह पर तुम ब्रोमीन ले लो। देखो ये इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पे लगता है, तो इधर मिथाइल ब्रोमाइड है और इधर क्या है, सोडियम प्रोपेनोएट है। तो अलग अलग मेथड में अलग अलग रिएक्टेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं ये हमने यहाँ पे देखा। चलो ये वाला क्वेश्चन नीट में आया है 2021 में। इसमें क्या पूछा है देखो, आइडेंटिफाई मिसिंग रिएजेंट, कंसिडर द रिएक्शन एंड मिसिंग रिएजेंट। कौन है भाई, ये तो डीकार्बोक्सिलेशन है। देखो एक बार, डीकार्बोक्सिलेशन में ये सोडा का इस्तेमाल तो किया है लेकिन साथ में लाइम भी लगता है। याद रहे रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है एक बार देखेंगे हम। अगर तुम्हारी ऐसी कोई रिएक्शन है A+B गिव्स C+D और इसमें ये है मेन रिएक्टेंट और ये है मेन प्रोडक्ट, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, A को इधर लिखो C को इधर लिखो, और ये जो रिएक्टेंट है इसको B ऐसा लिख सकते हो, और ये जो प्रोडक्ट है इसको -D ऐसा लिख सकते हो। और कैटलिस्ट है इधर मानो ऐसा जिंक कोई, तो यहाँ पे कॉमा करके जिंक लिखो, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से लिखा जाता है। तो वही किया है इधर, जो NaOH हम ऐसे इधर लिखते हैं बाजू में, यहाँ पे उसको एरो के ऊपर लिखा है, लेकिन NaOH के साथ CO रहता है, सोडा लाइम इसीलिए तो बोलते हैं। तो तुम्हारा ये है मिसिंग रिएजेंट। आगे अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स।